रात के करीब 12:07 हुए थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस 19702 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से अपने निर्धारित समय पर धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ने लगी। उस रात ट्रेन की अधिकतर बोगियां खाली थी क्योंकि यह दिसंबर का महीना था। बाहर सर्द सनसनी हवाएं चल रही थी और ऐसे वक्त में लोग अक्सर बस या कार से सफर करना पसंद करते हैं। इसी ट्रेन में अजय मेड़तिया, जो दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहा था, छुट्टियों में अपने घर जयपुर जा रहा था। अधिक ठंड पड़ने के कारण क्लासेस बंद हो चुके थे। अजय चेयर कार की एक सीट पर खिड़की के पास बैठा हुआ था। पूरे बॉगी में गिनकर 4 से 5 लोग थे। ट्रेन अब तक अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए अजय ने खुद को शॉल से अच्छी तरह ढक लिया। ट्रेन की गति के साथ साथ उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी और वो झपकियां लेने लगा। अजय अब तक गहरी नींद में गया भी न था। तभी अचानक ट्रेन एक छोटे हॉल्ट पर रुक गई। उस जगह का नाम था सतपुरा हॉल्ट, जो किसी ने पहले शायद ही सुना हो। अजय ने नींद से बाहर आकर जब हॉल्ट का नाम पढ़ा तो उसने बड़े आश्चर्य से सोचा, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो ट्रेन पहले कभी नहीं रुकी। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर चेक किया तो अगला स्टॉप गुड़गांव दिखा रहा था और बीच में कुछ हॉल्ट दिख रहे थे, लेकिन उसमें सतपुरा हॉल्ट कहीं नहीं था। अजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। स्टेशन पर माहौल कुछ टिमटिमाती लाइट्स में बेहद शांत लग रहा था। चारों ओर सिर्फ घना कोहरा के बीच कुछ अजीब सी आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक किसी यात्री का नामो निशान नहीं था जिससे अजय को इस जगह के बारे में पता चल सके। अचानक अजय की बॉगी का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने एक काले रंग का कोट, एक पतली सी धोती और सर पर राजस्थानी पगड़ी पहना हुआ था। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में झोला लिए अपनी सीट खोजने लगा। अजय ने क्यूरियोसिटी में अपने बगल की सीट की तरफ इशारा कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब अगर आप चाहें तो यहां आकर बैठ सकते हैं। इतना सुनते ही मानो जैसे उस बुजुर्ग आदमी को बुलावा मिल गया था। वो सीधे अजय के पास आया और बिना कुछ कहे उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी और कोहरे को चीरते हुए अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। बोगी के बाकी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अब तक वो बूढ़ा व्यक्ति सर झुकाए अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। अजय उसे देखकर सोच रहा था कि शायद ये कोई सामान्य यात्री होगा, लेकिन उस बुजुर्ग के प्रेजेंस में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश की। ये सतपुरा कौन सी जगह है? मैंने इस रूट में पहले कभी देखा नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सर झुकाए बैठा रहा। अजय कुछ देर चुप रहा। उसने फिर से पूछा, ऐसे आप कहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, मैं वही जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। यह सुनकर अजय को अजीब सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी रहस्य भरी आवाज में कुछ ऐसा था जो अजय को असहज कर रहा था। अजय भी माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए मजाक के लहजे में कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अजय अब तक कंफर्म हो चुका था कि ये आदमी पक्का मजाक कर रहा है। अच्छा, तो फिर बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? बूढ़े ने डरावनी आवाज में कहा, शमशान घाट। अजय की सांसें जैसे थम गई। थूक निकलते हुए अजय ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ नादान बच्चे। तू और मैं शमशान घाट ही जा रहे हैं। अजय ने हकलाते हुए कहा, अब देखिए, आप प्लीज कहीं और जाकर बैठिए। मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता।
बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मेरे साथ चलोगे। तुमने ही तो मुझे अपने पास बुलाया था ना। अजय मेरतिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से उठ खड़ा हुआ। अजय के खड़ा होते ही ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। अजय ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो उसकी नजर एक बोर्ड पर टिक गई जहां लिखा था कालापुर हॉल्ट। यह हॉल्ट और भी डरावना था, एकदम सुनसान, चारों तरफ सिर्फ धुंध और खतरनाक अंधेरा। बाहर का नजारा देखकर अजय ने सोचा, पता नहीं ये ट्रेन जयपुर पहुंचेगी भी या नहीं, बिना स्टॉपेज के ही रुके जा रही है। ऊपर से ये बुढ़ा। इतना कहकर अजय जैसे ही मुड़ा तो पता चला कि वो बुजुर्ग आदमी अपनी सीट से जा चुका था। उसकी सीट खाली थी, लेकिन उसके पास रखा हुआ एक पुराना झोला वहीं पड़ा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है वो बुजुर्ग आदमी बाथरूम गया हो, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद भी वो नहीं लौटा। ट्रेन तो चल पड़ी थी पर उसकी रफ्तार धीमी थी। अजय ने अपने मोबाइल में समय देखा तो 2:13 हो रहे थे। यार, अब तक तो ट्रेन को महेंद्रगढ़ पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं यहां चल क्या रहा है। और इतना सोचते सोचते उसकी नजर उस बूढ़े व्यक्ति के झोले पर गई। उत्सुकतावश अजय ने झोला खोलकर देखा तो उसकी हैरानी की सीमा ना रही। अजय की आंखें तो जैसे फट गई। झोले में इंसानी हड्डी और एक खोपड़ी को देखकर अजय के हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। नादान बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झोले को हाथ लगाने की? सुनते ही अजय ने अपने हाथ से झोला फेंक दिया और दूसरे यात्रियों को उठाने की कोशिश करने लगा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और एक अजीब सी आवाज पूरे डब्बे में गूंजने लगी। अजय डर से कांप रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा जब उसने ट्रेन की झलफलाती रोशनी में उस बुजुर्ग आदमी को ट्रेन की खिड़की के बाहर कोहरे के बीच दौड़ते हुए देखा। वो बूढ़ा आदमी ट्रेन के साथ दौड़ रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन से नहीं लग रहे थे, मानो वो हवा में तैर रहा था। अजय ने घबराकर झट से खिड़की को बंद कर दिया और कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागा और उसे तेजी से दरवाजे को भी बंद कराया। उसकी घबराहट अब चरम पर थी। उसने बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन हर कोई अपनी जगह जड़ हो चुका था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। तभी ट्रेन अचानक पूरी रफ्तार से रुक गई। अजय वहीं गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाला तो पाया कि वो एक अजीब सी जगह पर था। ये कोई स्टेशन या हॉल्ट नहीं था, बल्कि एक सुनसान जंगल था। अंधेरे में चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। ट्रेन के अंदर की बत्तियां अब भी झलफला रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी ट्रेन के पास खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय ने सोचा उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। खुद को बेसहारा पाकर अजय वहीं ट्रेन की दरवाजे से लगकर बैठ गया और रोने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अजय की दर्दनाक सिसकियों के बीच अचानक ट्रेन की बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गई और गहरा अंधेरा ट्रेन में छा गया। बाहर कई लोगों के रोने बिलखने की आवाजें अजय के कानों में गूंजने लगी। अजय ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। तभी उसे सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसमें लिखा था, शमशान घाट आ चुका है। अजय मेरतिया का शरीर ठंडा पड़ गया। वो ये सोच ही रहा था कि अब क्या करेगा। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते नादान बच्चे। और
अचानक अजय के सामने का दरवाजा खुला, जहां से सर्द तेज हवा का झोंका उसके कांपते शरीर को छू गया। अजय खड़ा होकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने ही वाला था, तभी सीढ़ियों से चढ़कर उसी बूढ़े व्यक्ति को अंदर आते देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अजय बेहोश होकर कटे पेड़ की तरह वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब अजय होश में आया तो वो मुखर्जी नगर दिल्ली में अपने बिस्तर पर था। अजय ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसे समझ आ गया कि ये बस एक बुरा सपना था। उसे याद आया कि आज रात उसे जयपुर के लिए निकलना है। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए हंसकर कहा, थैंक गॉड, मैंने ट्रेन की टिकट ना लेकर बस की टिकट बुक की थी। और टाइम देखने के लिए अजय ने जैसे ही अपने फोन का पावर बटन ऑन किया तो स्क्रीन पर लिखा था, शमशान घाट में मिलने का समय हो चुका है। अजय का शरीर एक बार फिर से कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो किसी सपने में नहीं है। अजय मैसेज पढ़ते ही कुछ देर के लिए शॉक हो गया, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, ये मैसेज हो ना हो सुमित ने ही भेजा होगा ताकि मैं डर जाऊं। परसों रात के गेट टुगेदर में वही सबको शमशान घाट के मुर्दों की कहानी सुना रहा था। इसका मेरे सपने से क्या कनेक्शन? ये तो बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। चल बेटा अजय, फटाफट तैयारी कर ले, शाम की बस है, छूटनी नहीं चाहिए। और इतना कहकर अजय ने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया और वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ा। अजय उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते। अजय ने फटाफट अपना सारा काम निपटाया और अपने बैग में सारे जरूरत का सामान पैक करने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अजय ने कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? फोन किसी अनजान नंबर से था। अजय ने फिर से दोहराया, हेलो, इज एनीबडी देयर? सामने से कुछ आवाज ना आता देख अजय ने कॉल कट कर दिया और भनभनाते हुए अपना बैग पैक करने लगा। पता नहीं कौन है, एक तो इतना काम पड़ा है, ऊपर से ये फालतू कॉल्स। इतने में दोबारा उसी नंबर से कॉल आया। अजय देखते ही चिढ़ गया। अजय ने कॉल उठाकर झाड़ते हुए कहा, अबे कौन है, बोलेगा? इस बार सामने से आवाज आई, सर मैं श्वेतांबरी बस सर्विस से बात कर रहा हूँ। टेक्निकल इशू के कारण हमारी बस दिल्ली से जयपुर नहीं जा पाएगी। अजय आश्चर्यचकित होकर चुपचाप सुन रहा था। सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे सभी यात्रियों की बुकिंग्स को दूसरे बस में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस वजह से टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब आपकी बस रात के 11:45 में निकलेगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। हैप्पी जर्नी सर। इतना सुनकर अजय ने राहत की सांस ली और कॉल कट कर दिया। पूरा दिन बिताने के बाद रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अजय अपने बैग को पीठ पर लटकाए बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि नए बस स्टॉप की दूरी लगभग 1 घंटे की थी। चूंकि दिसंबर का महीना था और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसीलिए बस स्टॉप पर कुछ गिने चुने लोग और घने कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद फाइनली एक बस हॉर्न बजाते हुए बस स्टॉप पर दाखिल हुई। कंडक्टर ने बस से बाहर निकलकर अजय से पूछा, अजय मेरतिया, जयपुर? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, जी जी मैं ही हूँ अजय मेरतिया। कंडक्टर ने बस के अंदर आने का इशारा किया। अजय जैसे ही बस में चढ़ा उसने देखा कि बस पूरी तरह से खाली थी। बस में केवल एक ड्राइवर और एक कंडक्टर था। अजय ने सोचा कि शायद ठंड की रात है, इसलिए कम लोग इस बस से यात्रा कर रहे होंगे। उसने बस की सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठने का फैसला किया, जहां से वो पूरे रास्ते के नाइट व्यू को एंजॉय कर सके। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद अजय को एहसास हुआ कि बाहर अंधेरा घिरने लगा है और बस शहर के हाईवे से उतरकर किसी जर्जर रास्ते में जाने लगी, मानो ये किसी गांव की तरफ जा रही हो। सुनसान सड़क पर बस पूरे रफ्तार में दौड़ रही थी। अजय को कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि सड़क पूरी तरह खाली थी
और आसपास का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। कुछ देर बाद अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, एक तकनीकी खराबी के कारण बस कुछ समय के लिए रुकी रहेगी। बस का इंजन बंद होते ही मानो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। अजय ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन दूर दूर तक कोई घर, दुकान या रोशनी नजर नहीं आई। अचानक बस के अंदर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन बस में उसके अलावा तो और कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कंडक्टर की सीट की तरफ देखा तो कंडक्टर वहां से गायब था। हड़बड़ाहट में अजय ड्राइवर की केबिन की तरफ भागा। अजय की धड़कन धक से एक पल के लिए रुक गई जब उसने ड्राइवर की सीट पर बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा, जो काला कोट, एक पतली सी धोती और राजस्थानी पगड़ी पहने सपने में आया था। एक अजीब सी कनिंग स्माइल चेहरे पर लिए वो बूढ़ा व्यक्ति अजय की तरफ मुड़ा और कहने लगा, नादान बच्चे, आखिरकार तुम शमशान घाट चलने को तैयार हो गए। इतना सुनकर अजय को सपने की सारी बातें याद आ गई और सपने को झूठा समझकर उसने जो गलती की थी उसे उसका पछतावा भी होने लगा। अजय अपने कांपते पैर से बस के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बस के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लेकिन अजय के लिए नहीं, किन्हीं और अदृश्य आत्माओं के लिए। दरवाजा खुलते ही अजीब सी परछाइयां बस के अंदर आती दिखी। अजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि एक अजनबी उसके पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसका सर बस की छत में सटा हुआ था। उस अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने गलत बस पकड़ी है। ये बस उन यात्रियों के लिए है जो कभी घर नहीं पहुंचते। अजय घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी उस अजनबी ने अजय की कलाई पकड़ ली और उसे अंदर की तरफ खींच लिया। अजय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उसके सामने अंधकार था और बस से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। अजय ने झट से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और श्वेतांबरी बस सर्विस वाले को कॉल कर दिया, क्योंकि अब अजय को वही इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते थे। हेलो, मैं अजय मेरतिया बात कर रहा हूँ। आपके दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस में तकनीकी खराबी की वजह से आप लोगों ने मुझे किस बस में भेज दिया। ये बस कहीं और जा रही है और बस में कुछ ठीक नहीं है। प्लीज हेल्प। उधर से आवाज आई, क्या मतलब तकनीकी खराबी? अरे सर, दिल्ली से जयपुर जाने वाली हमारी बस तो अपने टाइम से है। इतना सुनते ही पसीने से लथपथ अजय मेरतिया की आंखें फटी की फटी रह गई। और वो जो आपने सुबह में कॉल किया था उसका? कौन सा कॉल सर? आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी तरफ से किसी पैसेंजर को कोई कॉल नहीं गया था। और बस सर्विस वालों ने कॉल कट कर दिया। अजय समझ चुका था कि ये जाल उसे फंसाने के लिए बिछाया गया था। अचानक बस के स्टार्ट होने की आवाज फिर से सुनाई दी और बस तेजी से चलने लगी। अजय को अब एहसास हो चुका था कि वो इस खौफनाक बस में कैद हो चुका है। अजय वहीं सिमट कर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद बस एक जगह आकर रुक गई, जहां चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कोई रोए जा रहा था, कोई लगातार हंस रहा था। न जाने कितनी ही व्यक्तियों के कराहने की आवाज आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और बस की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चारों तरफ मुर्दों के चिते जल रहे थे। आग के लपटों की रोशनी ने पूरे माहौल को लाल कर रखा था। अजय ने पहले कभी इतना बड़ा शमशान नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा गांव ही शमशान भूमि में तब्दील हो गया हो। अजय जब तक कुछ समझ पाता, बस के दरवाजे पर उसी बूढ़े व्यक्ति ने दस्तक दी और आवाज लगाकर कहने लगा, शमशान घाट की आत्माओं, बाहर आ जाओ, तुम्हारा घर आ चुका है।
इतना सुनते ही बस में सवार सभी आत्माएं बारी बारी से किसी कैदी की तरह बस से नीचे उतरने लगे और सबसे आखिरी में अजय मेरतिया बस से बाहर निकले। उन जलती चिताओं के बीच से होते हुए सभी आत्माएं कैदियों की तरह जिस दिशा में जा रहे थे, अजय भी उन्हीं के पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे सभी एक तालाब किनारे पहुंच गए, जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की एक पत्थर पर बैठी अपने बालों को सहला रही थी। देखने से उसकी उम्र लगभग 19-20 साल लग रही थी। उसे देखते ही अजय की आंखें जम गई। लंबे घने जमीन तक लटक रहे बाल, हिरनी सी कातिल आंखें, बर्फ सा सफेद चेहरा और बनावट ऐसी मानो कोई जन्नत की हूर हो। अजय उसे देखते ही अपने ख्यालों में खो गया और कुछ देर बाद उसने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की का यहाँ शमशान भूमि में क्या काम? आहट सुनकर वो खूबसूरत लड़की ने पूछा, तो आ गए तुम लोग? अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने आगे कहा, सतपुरा में स्वागत है। सतपुरा का नाम सुनते ही अजय के कान खड़े हो गए। उसे तुरंत सपने में आए सतपुरा हॉल्ट की याद आ गई, जहां से वो बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा था और सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। आगे लड़की ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आज सड़कों पर कितने एक्सीडेंट हुए भैरव सिंह? भैरव सिंह नाम अजय को कुछ सुना सुना सा लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति भैरव सिंह ने जवाब दिया, मालकिन, बस ये 4 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी आत्माओं को कैद कर आपकी सेवा में ले आया। इतना सुनते ही वो खूबसूरत लड़की पलटी और भैरव सिंह को जोर का तमाचा जड़ दिया। ये देखकर अजय चौंक उठा, जैसे उसे करंट का झटका लगा हो। आखिर ये लड़की है कौन? लड़की ने कहा, आज अमावस्या की रात है। आज रात मुझे 9 आत्माओं की आहुति देनी थी और तुम सिर्फ 4 आत्माएं कैद कर पाए हो। भैरव सिंह उस लड़की के पैरों में गिर पड़ा। माफी मालकिन, माफी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर आज पूरे इलाके में बस 4 एक्सीडेंट हुए थे। अजय को समझ आ चुका था कि ये लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उस लड़की की नजर अजय पर पड़ी। अजय ठिठक सा गया। लड़की ने कहा, ऐसे तुमने आज मेरे सालों के इंतजार को खत्म कर दिया भैरव सिंह। इस लड़के को यहाँ लाकर जाओ, मैंने तुम्हें आज माफ किया। और इतना कहकर वो लड़की हवा में तैरती हुई अजय के पास आई और अजय को चारों तरफ से निहारने लगी। अजय मेरतिया ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यक्षिणी हूं और 90 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अजय हक्का बक्का होकर उसकी बातें सुन रहा था। लड़की ने आगे कहा, वो नीचे पड़ा भैरव सिंह को देख रहा है? वो तुम्हारा दादा है, दादा भैरव सिंह मेरतिया। अजय को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले उसने कभी अपने घर में दादाजी की तस्वीर नहीं देखी थी और ना ही उनके बारे में घर में कोई बात करता था। नीचे भैरव सिंह सर झुकाए पड़ा था। अजय नम आंखों से दौड़कर भैरव सिंह के पास गया और पूछने लगा, दादाजी, आपकी आत्मा यहां इस हालत में? भैरव सिंह चुपचाप सर झुकाए वहीं बैठा रहा। अजय ने पूछना जारी रखा, आपके बारे में घर में कभी कोई बात क्यों नहीं करता? और मुझे यहां लाने का क्या मतलब? ये सतपुरा कौन सी जगह है दादाजी? अजय की उत्सुकता को देखकर यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, लग रहा है दादा की हालत पोते से देखी नहीं जा रही है। लगता है दादा को मुक्ति दिलाने की जल्दी है। तो सुनो, तुम्हारे दादा की
और शमशान हो चुके इस हंसते खेलते सतपुरा गांव की कहानी। आज से कई दशक पहले सतपुरा गांव एक बहुत खुशहाल और संपन्न गांव हुआ करता था। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण इस गांव में जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले 24 साल का भैरव सिंह मेरतिया बीबी, एक बेटा और 4 नौकरों के साथ अपने आलीशान बंगले में रहता था। जमींदार होने के कारण गांव में उसकी खूब चलती थी। एक बार इस हंसते खेलते सतपुरा गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। घर के बाहर लू का प्रकोप था। एक दिन भरी दोपहरी में सफेद साड़ी पहने एक बुढ़िया गांव में दाखिल हुई और सीधा भैरव सिंह मेरतिया के हवेली पर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगी। भैरव सिंह जब बाहर आया तो बुढ़िया ने कहा, मैंने सुना है आप दुखियों की मदद करते हो, एक मुझ गरीब की भी मदद कर दो मालिक। भैरव सिंह ने जवाब दिया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रहने के लिए एक घर दे दो मालिक। इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना घर के बाहर भटकती हूँ, पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं, बस आप ही एक सहारा हो। भैरव सिंह ने झल्लाते हुए कहा, क्या कहा? घर? मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता। खाने पीने का कोई सामान या फिर कपड़े चाहिए तो बताओ। थोड़ी सी जगह में भी रह लूंगी मालिक, कोई झोपड़ी ही सही, मना मत करो। है बुढ़िया, सुनाई नहीं देता? जहां से आई हो वहीं चली जाओ। तुम्हारे जैसे नौटंकीबाजों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तमाशा करके जमीन हड़पती हो लोगों के। मेरे पास देने के लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया वहां से अपना झोला उठाकर उल्टे पैर लौट गई। उस रात गांव के एक घर में आग लग गई। आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मशक्कत से उस आग को बुझाने की कोशिश की, पर आग बढ़ती ही चली गई और उस घर का एक भी सदस्य जिंदा न बच सका। ये खबर जमींदार भैरव सिंह को पता चली और वो अपने आदमियों के साथ मौके पर पहुंच गया। अभी भैरव सिंह वहां पहुंचकर लोगों से जायजा ले ही रहा था, तभी उसे गांव वालों की भीड़ से अलग अंधेरे में खड़ी मुस्कुरा रही वही बुढ़िया दिखी, जो आज दोपहर उसके घर आई थी। जब भैरव सिंह भीड़ को हटाकर अंधेरे की तरफ बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना को कुछ महीने बीत गए। गांव में धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो गया और लोग वैसे ही खुशहाल रहने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी भागा भागा भैरव सिंह की हवेली पर आया और हांफते हुए भैरव सिंह से कहने लगा, मालिक मालिक, वो महेंद्रू की बेटी को एक बुढ़िया उठाकर ले गई। भैरव सिंह ने आश्चर्य से पूछा, कौन बुढ़िया? मालिक, उस बुढ़िया को हमारे गांव में कोई नहीं जानता। इतने में महेंद्र और गांव के कुछ लोग भी भैरव सिंह की हवेली पर पहुंच चुके थे। किस तरफ लेकर गई है वो? दक्षिण दिशा की ओर मालिक। ठीक है, मैं अभी आता हूं। भैरव सिंह समझ चुका था कि वो आदमी किस बुढ़िया के बारे में बात कर रहा था। गुस्सा से लाल भैरव सिंह घर के अंदर से अपनी बड़ी सी 2 नाली बंदूक लेकर आया और निकल पड़ा गांव के दक्षिण दिशा की ओर। आज मैं उस बुढ़िया को जान से मार दूंगा। भैरव सिंह मेरतिया, महेंद्र और गांव के कुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। चलते चलते अचानक महेंद्र ने सभी से रुकने को कहा, क्योंकि एक घर की सीढ़ी पर उसकी बेटी के चप्पल दिखे। भैरव सिंह को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो घर रामदयाल का घर था, जो आज से महीनों पहले आग की चपेट में आकर जल गया था, जिसमें घर का एक भी सदस्य बच नहीं पाया। महीनों से रामदयाल के घर में ताला लटक रहा था। आखिर इस घर में कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में हरि नाम के एक आदमी ने भैरव सिंह से कहा, मालिक, यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि रात को इस घर से कभी कभी आवाज आती है। भैरव सिंह ने आश्चर्य से हरि को घूरा। हरि ने आगे कहा, हाँ मालिक, कभी कोई रोता है
तो कभी कोई हंसता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो अंदर कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा हो। महेंद्र अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, अब तो वो चुड़ैल मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी मालिक, उसको खा जाएगी मालिक, हमारी बेटी को बचा लीजिए मालिक। महेंद्र का दुख भैरव सिंह से देखा नहीं गया। आखिर वो भी एक बच्चे का बाप था। उसने तुरंत अपनी दोनाली बंदूक उठाई और महेंद्र को आश्वासन देते हुए कहने लगा, तू चिंता मत कर महेंद्रू, हम तुम्हारी बेटी को लेकर आएंगे। इतना कहकर भैरव सिंह ने अपनी बंदूक उठाई और महीनों से लटक रहे रामदयाल के घर के बाहर ताले पर चला दी। ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। भैरव सिंह ने कहा, तुम सभी यहीं रुको, मैं देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे गांव पर नजर उठाकर देखा है। इतना कहकर भैरव सिंह अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। घर बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कोई नहीं रहता हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति दूर से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद सुनसान घर में एक महिला की धीमी आवाज गूंजी, अगर तुम उस बुढ़िया की खोज में जा रहे हो तो सावधान रहना, वो बुढ़िया सामान्य नहीं है। भैरव सिंह को यकीन हो गया कि कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है ताकि गांव वाले डरकर इस घर से दूर रहें। उसने ललकारते हुए कहा, कौन हो? हिम्मत है तो सामने आओ। भैरव सिंह ने उस महिला की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और घर के एक कमरे की तरफ चल पड़ा। उस कमरे के बाहर कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक बड़ा काला पर्दा लटक रहा था। भैरव सिंह ने हिम्मत जुटाई और पर्दा हटाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य अजीब और डरावना था। घर के चारों ओर जल चुके सामान और अजीबोगरीब आकृतियों से सजी दीवारें थी। कमरे के एक कोने में एक अप्सरा सी सुंदर लड़की बैठकर चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। चूल्हे से निकल रहे धुएं से उस लड़की की नीली गहरी आंखों में पानी भरा हुआ था। बाल इतने लंबे थे मानो किसी आदमी को 4 बार लपेटा जा सके। उस लड़की की शारीरिक बनावट और रंग रूप पर भैरव सिंह मंत्र मुग्ध हो गया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा था। भैरव सिंह ने नम्रता से कहा, मेरा नाम भैरव सिंह है, तुम कौन हो और यहाँ इस वीरान पड़े घर में अकेले क्या कर रही हो? उस सुंदर लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे बैठने का इशारा किया। भैरव सिंह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है मानो इनमें कोई रहस्य छिपा हो। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोलने लगी, रहस्य? ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है मालिक, पर हर रहस्य जानने लायक नहीं होता। लोग तो मेरी सुंदरता से डरते हैं क्योंकि मैं उनकी कल्पनाओं से भी बहुत अलग हूं। भैरव सिंह ने फिर से पूछा, लेकिन ऐसा क्या है जिससे लोग तुमसे दूर भागते हैं? ये जानने से पहले आपको मेरे हाथों से बनी ये खिचड़ी खानी होगी मालिक। खिचड़ी देखकर भैरव सिंह के मुंह में पानी आ रहे थे। भैरव सिंह ने पूछा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता था कि खिचड़ी मेरा पसंदीदा भोजन है? ये तो बस एक संयोग मात्र है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और खिचड़ी परोस लाई। भैरव सिंह ने खिचड़ी बड़े चाव से खाया। लड़की वहीं बैठी भैरव सिंह को निहार रही थी। खिचड़ी खत्म कर भैरव सिंह ने अपना जवाब मांगा। लड़की धीरे धीरे उठी और भैरव सिंह को एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास ले गई। उसने बक्से को खोला जिसमें से एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। लड़की ने कहा, इस किताब में वो रहस्य छिपा है जो आप जानना चाहते हैं, पर इसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी मालिक। क्या आप इसे पढ़ने के लिए तैयार हैं? भैरव सिंह ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। लड़की किताब खोलकर उसके पन्ने पलटने लगी। अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक उसमें बने थे जिसका कोई अर्थ भैरव सिंह की समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की ने एक पन्ने पर उंगली रखकर कहा, देखिए मालिक, यहाँ लिखा है मेरे बारे में कि जो भी इस घर में अपनी इच्छा से आकर
मेरे हाथ का बना खाना खा लेगा, उसे मुझसे शादी करनी होगी। इतना कहते कहते लड़की की झील सी नीली आंखें लाल हो गई और उसकी सुंदर शरीर में झुर्रियां आने लगी। बाल सफेद हो गए। कुछ ही सेकंड में वो खूबसूरत लड़की ने एक डरावनी बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। भैरव सिंह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भैरव सिंह की धड़कनें तेज हो गई। कौन हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। मैं वही बुढ़िया हूँ मालिक, जो भरी दोपहरी में एक दिन आपसे रहने की जगह मांगने आई थी। अब आपने मना कर दिया तो मुझे रहने के लिए खुद ही अपना घर बनाना पड़ा। लेकिन बेचारे राम दयाल, उसका पूरा परिवार इसमें मारा गया। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मालिक। मैंने राम दयाल के पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखा है। उन लोगों की भटकती आत्माओं को कहीं नहीं जाने दिया, यहीं कैद कर लिया अपने पास। और महेंद्र की बेटी, वो कहाँ है? वो तो अभी जिंदा है मालिक। कल पूर्णिमा की रात मेरी और आपकी शादी होगी। उसके बाद अपनी सिद्धि के लिए मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने रहने के लिए बस आपसे एक झोपड़ी ही तो मांगी थी मालिक। आपने वो भी देने से मना कर दिया। अब तो मैं आपकी पत्नी बनकर आपके आलीशान हवेली में रहूंगी। बंद करो ये पागलपन। मैं शादीशुदा हूँ। अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता मालिक। आप भी नहीं। भैरव सिंह को महसूस हुआ कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब आप इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता मालिक। अचानक जमीन फाड़कर कुछ पेड़ की जड़ें बाहर निकल आई और भैरव सिंह के हाथ पैर जकड़ लिए। डर के मारे भैरव सिंह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश पड़े भैरव सिंह की जब आंखें खुली तो उसने देखा वो दूल्हे की तरह तैयार होकर एक मंडप पर बैठा था। बगल में वही नीली आंखों वाली सुंदर लड़की दुल्हन की तरह सज कर बैठी मुस्कुरा रही थी। पूरे माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। मंडप के नीचे कुछ प्रेत आत्माएं सर झुकाए बैठी हुई थी। भैरव सिंह की नजर महेंद्र की बेटी पर गई, जिसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, सर पे लाल टीका और गले में हड्डियों की माला लटक रही थी। उसे बलि देने के स्थान पर बांधा गया था, जो मंडप से कुछ दूरी पर था। बच्चे की हालत देखकर भैरव सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्चे की जान बचाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद मंडप पर बैठे भैरव सिंह को एक उपाय सूझी। उसने वॉशरूम का इशारा किया और उस लड़की से जाने देने की रिक्वेस्ट की। लड़की को परमिशन देना पड़ा। भैरव सिंह मंडप से उतरकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम का दरवाजा बंद करते ही भैरव सिंह खिड़कियों से कूदकर बाहर निकल आया और चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उस बच्ची के पास पहुंचकर उसके हाथ पैर में बंधे रस्सी को खोल दिया और उसे अपने गोद में उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ एक लंबी थका देने वाली इंतजार के बाद मंडप पर बैठी लड़की का पेशेंस खत्म हो गया। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ गई और दरवाजा नॉक करने लगी। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज ना आता देख उसने दरवाजा तोड़ दिया। वॉशरूम खाली था। उसने तुरंत सारा माजरा भांप लिया। भैरव सिंह महेंद्र की बेटी को लिए भागता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंच गया, जहां गांव वालों ने अब भैरव सिंह के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। वहां उसे और महेंद्र की बेटी को सुरक्षित देखकर सभी खुशी से झूम उठे और भैरव सिंह की बहादुरी के गुण गाने लगे। महेंद्र अपनी बेटी वापस पाकर फूले नहीं समा रहा था। मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे करूं। अगर आप नहीं होते तो दोबारा मैं अपनी बेटी की शक्ल कभी नहीं देख पाता। इतना कहते कहते महेंद्र रो पड़ा। भैरव सिंह को अपने मकसद में कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस लड़की का प्रस्ताव ठुकराकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी।
और उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता था। भैरव सिंह का धन्यवाद देकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। भैरव सिंह भी वापस अपनी पत्नी और बेटे के पास अपनी हवेली पर चला गया। जमींदार भैरव सिंह इस बात से आश्वस्त था कि अब वो उस रहस्यमयी बुढ़िया के चंगुल से बाहर निकल चुका है। लेकिन उसी रात भैरव सिंह को एक सपना आया जिसमें उस बुढ़िया का चेहरा अचानक बदलकर धीरे धीरे खतरनाक रूप में तब्दील हो रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी और उसने गरजते हुए कहा, तुमने एक यक्षिणी का प्रस्ताव ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है भैरव सिंह। अब इसका परिणाम तुम्हारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। भैरव सिंह का दिल दहल उठा। वो तुरंत नींद से उठ बैठा। पसीने से लथपथ भैरव सिंह ने चैन की सांस ली। ओह, ये सपना था। उसने बगल में रखे पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया और ये सोचकर फिर से सो गया कि शायद बीते घटनाओं ने मेरे दिमाग पर बुरा असर डाला है, जिस कारण मुझे अभी भी भयानक सपने आ रहे हैं। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम होते ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले गांव के पशु बिना किसी कारण मरने लगे, पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और अचानक खेतों की फसलें जल उठी। लोग घबराकर भैरव सिंह की हवेली पर दौड़े। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। भैरव सिंह ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो चुप्पी साधे सुनता रहा। इन घटनाओं को अभी 4 दिन भी नहीं बीते कि एक रात जब गांव के सारे लोग सो रहे थे, अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और देखते ही देखते बिजलियां आग का गोला बनकर पूरे गांव में बरस पड़ी। गांव का हर घर जलने लगा, पर आग इतनी भीषण थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गांव का यह माहौल देखकर भैरव सिंह को समझते देर न लगी कि ये सब उसी यक्षिणी का काम है। उसने गांव को बचाने के बारे में सोचा, पर उससे पहले उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक नौकरानी के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जयपुर भेज दिया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका सपना कोई सपना नहीं था और ये यक्षिणी अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे करके गांव के सारे घर जल गए और कितने ही लोग जलकर मर गए। भैरव सिंह अपने बचे हुए गांव वालों के साथ जंगल की ओर दौड़ा। वो यक्षिणी को ढूंढने के लिए बेताब था। उसने जंगल के बीच जाकर चिल्लाया, हे यक्षिणी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह ना देकर बहुत बड़ी गलती की। इसकी सजा तुम गांव वालों को मत दो। मैं तुम्हारे प्रकोप से अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। यक्षिणी प्रकट हुई। उसने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है भैरव सिंह। इस तबाही से बचने का एक ही उपाय था, अगर तुम मुझसे विवाह कर लेते। लेकिन अफसोस, अब तो ये होकर रहेगा। भैरव सिंह ने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ विवाह के लिए तैयार हूं। यक्षिणी कुछ देर के लिए चुप रही, फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब कोई फायदा नहीं भैरव सिंह। ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक ये पूरा गांव शमशान नहीं बन जाता, और इसमें तुम भी मरोगे। फिर मैं तुम्हारी आत्मा को कैद कर उसे तड़पाऊंगी, तुम्हें गुलाम बनाकर सदियों तक अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे अंदर जल रहे बदले की आग को ठंडक मिल सके। तुम्हारी आत्मा को मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगी भैरव सिंह, कभी नहीं। और इस भयानक हंसी के साथ यक्षिणी गायब हो गई। देखते ही देखते पूरा गांव जलकर खाक हो गया। गांव में कुछ भी नहीं बचा। और इस घटना के बाद बचे कुचे लोग जो गांव छोड़कर भागने में कामयाब हुए थे, उन्होंने दोबारा कभी सतपुरा की तरफ मुड़कर देखने की भी हिम्मत ना की। आज उसी शमशान बने सतपुरा गांव में बैठे अजय मेरतिया ने जब अपने परिवार की कहानी सुनी तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए भैरव सिंह से कहा, दादाजी, ऐसा कुछ तो उपाय होगा जिससे आपकी आत्मा मुक्त हो जाए और हमारे गांव सतपुरा से यक्षिणी का साया हट सके। मैं फिर से यहाँ हंसते खेलते लोगों को देखना चाहता हूँ दादाजी, और फिर से अपना सतपुरा गांव बसाना चाहता हूँ। मुझे इसका उपाय बताइए दादाजी।
अपना सर झुकाए जमीन पर बैठे भैरव सिंह मेरतिया की आत्मा ने अजय से कहा, एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कालापुर जाना होगा। क्या अजय मेरतिया अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? आखिर क्या था वो उपाय जिससे भैरव सिंह मेरतिया की आत्मा मुक्त हो सकती थी? क्या अजय फिर से अपना खोया हुआ सतपुरा गांव बसा पाएगा, या फिर कालापुर में इससे भी बड़ी मुसीबत कर रही है अजय का इंतजार? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए यक्षिणी का रिवेंज सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मज़ेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।